हेलो एवरीवन। तो कैसे हो तुम लोग। तो आज हम 1.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं एनसीईआरटी का हिंदी मीडियम और क्लास 11th के लिए। तो आज इस चैप्टर में हम लोग उपसमुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। 1.3 में यही पढ़ना है, उपसमुच्चय के बारे में पढ़ना है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। उपसमुच्चय होता क्या है और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो सबसे पहले उपसमुच्चय होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो उपसमुच्चय का अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको सबसेट बोला जाता है। यानी कि अगर हम आपको बताएं, ये एग्जाम्पल पहले देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। अब आपके विद्यालय में बहुत सारा विद्यार्थी होगा, उसका समुच्चय का बात किया गया है। जितना भी स्टूडेंट होगा, हम मान लेते हैं आपके विद्यालय में 100 स्टूडेंट है और उसका एक समुच्चय हो गया x और y हो गया आपकी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, है ना। इसमें हम मान लेते हैं आपके स्कूल में 100 स्टूडेंट है और 11th क्लास में हम ऐसा मान लेते हैं 11th क्लास में 10 स्टूडेंट है आपके 11th क्लास में। तो क्या ये उपसमुच्चय होगा। अब हम अगर बात करें, ये जो x है इसमें विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय और y जो है उसमें तो 10 स्टूडेंट ही है। तो हमेशा ये कम वैल्यू वाला जो होता है, ये 10 स्टूडेंट वाला जो होगा वो यानी कि y, इस सेट का नाम क्या है, y नाम है। यानी कि y जो होगा वो उपसमुच्चय हो जाएगा किसका, x का। y उपसमुच्चय किसका हो जाएगा, x का। क्यों होगा उपसमुच्चय, क्योंकि y सेट के अंदर जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, y समुच्चय के अंदर कितने सारे स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं। ये 10 के 10 छात्र x समुच्चय के अंदर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। अब आपके स्कूल में मान के चलते हैं 100 स्टूडेंट है और आपके क्लास में 10 स्टूडेंट है, तो ये 10 स्टूडेंट जो है आपके स्कूल के अंदर ही है। तो इसीलिए ये जो 10 स्टूडेंट का समुच्चय है वो सबसेट हो जाएगा किसका, स्कूल का जो छात्र का समुच्चय है उसका। ठीक है। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय q है ना। परिमेय संख्या जितना सारा भी है उसके समुच्चय का नाम q दिया हुआ है और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r का एक उपसमुच्चय है। अब इसको कैसे समझें। अब अगर हम वास्तविक संख्या देखें तो वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है ना। परिमेय संख्या भी आता है वास्तविक संख्या में और अपरिमेय संख्या भी आता है, दोनों आता है। परिमेय अपरिमेय दोनों आता है। और ये जो q है, अब इसका नाम क्या दे दिया गया, r नाम दे दिया गया। ये r सेट है ना। r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और r को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि वास्तविक में ये दोनों संख्या होती है, परिमेय संख्याएं भी होती है और अपरिमेय संख्याएं भी होती है। तो r जो सेट है उसमें परिमेय और अपरिमेय सारी संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय। और q सेट जो है, q समुच्चय जो है उसमें कौन सी संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्याएं हैं। q सेट में सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्याएं हैं। तो ये जो q समुच्चय का जितना भी अवयव होगा, जितना भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या जितना भी होगा q समुच्चय में, वो सारा का सारा किस में हो जाएगा, r समुच्चय में होगा। एक भी नहीं छूटेगा क्योंकि बोला तो यही गया है कि q सेट में क्या है, परिमेय संख्या, और जितना भी परिमेय संख्या है वो किस में रहेगा, ये r समुच्चय में रहेगा, सारा का सारा परिमेय संख्या रहेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि q सेट जो होगा, q समुच्चय जो होगा वो उपसमुच्चय होगा किसके, r के। q उपसमुच्चय किसके होगा, r के। अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे तो समझ जाना है कि q सेट के अंदर जितना भी अवयव है वो सारा का सारा अवयव किसमें हो जाएगा, r में हो जाएगा। पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 1 3 5 है ना। a समुच्चय है, इसमें 3 अवयव है। 3 अवयव कौन कौन सा है, 1 3 5 है। और एक b समुच्चय है। b समुच्चय को हम लोग पहले लिख लेते हैं रोस्टर रूप में। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखे थे रोस्टर रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है x संख्या 6 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम कौन कौन सा संख्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये पांचों संख्या 6 से कम है।
लेकिन हमको क्या बोला गया है, विषम प्राकृत संख्या है, तो ये पांचों नहीं लेना है, इसमें जो विषम संख्या है सिर्फ वही लेना है। तो 1 3 5 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 3 5, और यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर 1 3 5 है। अब बताइए यहाँ पर a समुच्चय b का उपसमुच्चय होगा कि नहीं। यहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे कि a का सारा अवयव b के अंदर है, a का सारा अवयव b के अंदर अगर होगा तो a जो है उपसमुच्चय हो जाएगा b का, है ना। a का सारा अवयव b के अंदर है, 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 5 इसमें भी है, तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा। अब सीधा इसका उल्टा देखते हैं, क्या b जो है वो उपसमुच्चय होगा a का। अब b के लिए हम लोग ये देखेंगे कि b का सारा अवयव किसमें होना चाहिए, a में होना चाहिए। b का सारा अवयव 1 3 5 है ना। b में कौन कौन सा अवयव है, 1 3 5 है, तो क्या 1 3 5 a में है, बिल्कुल है, 1 3 5 1 में है, इसीलिए b जो है वो a का उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, है ना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है a e i o और u, है ना, a e i o और u दिया हुआ है, और b समुच्चय दिया हुआ है a b c d। अब आप जरा बताइए कि a का जितना भी अवयव है ना, a देखिए इसमें है, इसमें भी है, e है इसमें, लेकिन इसमें तो e है ही नहीं, तो जब नहीं है तो a समुच्चय जो है वो b का, a समुच्चय जो है b का उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a का सारा अवयव b के अंदर है ही नहीं, a का सारा अवयव b के अंदर है नहीं, a मिल गया, लेकिन e जो है वो a में है लेकिन b में नहीं है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं होगा। अब इसका उल्टा देख लेते हैं, इसका उल्टा क्या देखेंगे कि b जो है उपसमुच्चय होगा कि नहीं a का, ये b जो है ये होगा कि नहीं इसका, तो b का सारा अवयव a में होना चाहिए, b का सारा अवयव a में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं b में a है, a में भी a है, ठीक है, b है यहाँ पर, b इसमें है, b नहीं है, b में b है लेकिन a में नहीं है, तो इसीलिए ये भी उपसमुच्चय नहीं होगा। यानी कि a ना तो b का उपसमुच्चय है ना तो b a का उपसमुच्चय है। क्लियर है, आया बात समझ में। अभी क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, तब और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, तो यहां पर अब अंतराल के बारे में पढ़ना है। अंतराल क्या होता है, अंतराल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, तो इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। अंतराल को हम लिखेंगे कैसे, बहुत आसान है, अंतराल को लिखना बहुत आसान है। अब जैसे आपको दिया हुआ रहे कि x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ। अब ये रियल नंबर तो है लेकिन कहां से कहां तक है, उसका एक रेंज दिया हुआ है यहाँ पे कि -5 से बड़ा है, -5 से बड़ा है, और 7 से छोटा है, और 7 के बराबर भी है। इसको इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कि x का वैल्यू जो है, x का मान जो है वो -5 से बड़ा है और 7 से छोटा है और 7 के बराबर भी है। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लोग समझते हैं। अगर आपको बोला जाए कि इसके अंदर कौन कौन सा संख्या आएगा तो क्या आप लिख सकते हैं, आप बताइए जरा। -5 से बड़ा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 भी होगा यहाँ पर। अब आप जरा देखिए कि -5 जो है यहाँ पर नहीं लिखे हैं लेकिन 7 यहाँ पे लिखे हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका रीजन यही है, इसका कारण यही है कि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है लेकिन यहाँ पर बराबर का चिन्ह है। बराबर का चिन्ह देने से क्या हो गया, x जो है 7 के बराबर भी हो गया, इसलिए 7 ले लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, -5 से बड़ा है x, तो -5 से बड़ा लेना है, तो इसलिए -4 लिए। अगर यहाँ पर इस तरीके से बराबर अगर दिया रहता तब हम -5 भी लिख लेते। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको याद रखिएगा, हम इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इसको हमको लिखना है, इसका अंतराल लिखना है ना, अंतराल रूप में लिखना है। तो अंतराल रूप में लिखने के लिए
अगर स्मॉलर देन रहेगा, ये इक्वल टू का साइन नहीं है, जब इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा, उधर हमको छोटी ब्रैकेट देना है। बराबर का चिन्ह नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट देंगे। तो छोटी ब्रैकेट दे दिए, यहाँ पर -5 है, -5 लिख दिए, कोमा लिख दिए, यहाँ पर 7 है तो 7 लिख दिए, और चूंकि इधर बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो बराबर का चिन्ह दिया है तो बड़ी कोष्ठ डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया। अब यहां पर दिया हुआ है जैसे x जो है वो क्या है, r है ना, x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वो वास्तविक संख्या है, x क्या है, वास्तविक संख्या है। अब इसको हमको अंतराल के रूप में लिखना है, तो इसको अंतराल के रूप में लिखने के लिए बहुत ही आसान है, एकदम आसान है। देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर -3 है, -3 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 5 लिख देना है। अब यहाँ पर आ गया है ब्रैकेट का बात, कि ब्रैकेट कौन सा देंगे, जिधर बराबर का चिन्ह रहा वहां पर बड़ी कोष्ठ डाल देंगे, जिधर बराबर का चिन्ह रहा बड़ी कोष्ठ डाल देंगे, और बराबर का चिन्ह इधर नहीं है तो इधर जो है छोटी वाली ब्रैकेट डाल देंगे, बस हो गया। यही इसी तरह से लिखना रहता है, ठीक है। तो बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। अब यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय को समझने के लिए हम यहाँ पर 2 एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ए लेते हैं 1 2 3, और एक सेट बी लेते हैं 3 और 4, है ना। यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं। एक सेट ए लिए है जिसके अंदर 3 अवयव है 1 2 3, और एक सेट बी लिए है जिसके अंदर 2 अवयव है 3 और 4। अब हमको एक यूनिवर्सल सेट लेना है। ये सार्वत्रिक समुच्चय को हम लोग यू से निरूपित करते हैं, है ना। अब एक ऐसा सेट हमको लिखना है जिसके अंदर हम इस अवयव को लिखें, ऐसा अवयव लिखें, ये दोनों समुच्चय उपसमुच्चय हो जाए इसका, है ना। ये दोनों समुच्चय जो है उपसमुच्चय हो जाए। तो पहले हम ए को लेके चलते हैं। ए उपसमुच्चय कब होगा यू का, जब ए का सारा अवयव इसके अंदर रहेगा, है ना। ए का सारा अवयव अगर इसके अंदर आ जाए तो चलिए डाल देते हैं। अब बताइए, ए का सारा अवयव इसके अंदर है तो ए क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा यू का, हो गया। अब बी जो समुच्चय है, बी समुच्चय भी उपसमुच्चय होना चाहिए यू का। तो बी के अंदर जितना अवयव है वो सारा इसमें होना चाहिए। तो बी के अंदर 3 है तो 3 इसमें भी है ना। 4 है इसमें, लेकिन 4 इसमें नहीं लिखे हैं, तो चलिए 4 हम लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख दिए। तो अब क्या कंडीशन है, अब ये कंडीशन है कि ए और बी दोनों उपसमुच्चय हो गया है यू का, ठीक है। ए और बी दोनों उपसमुच्चय किसका हो गया है, यू का हो गया है। इसलिए अब ये दोनों चूंकि उपसमुच्चय हो गया है, बी भी उपसमुच्चय हो गया है यू का, तो ये अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय बोलेंगे इसी को। सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग जो भी लिखेंगे, जैसा भी लिखेंगे, उसके अंदर जो भी अवयव डालेंगे या जो भी अवयव दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, उसके अंदर देखेंगे कि ये सारा अवयव जो है इस दोनों से ही लिया हुआ रहेगा। इसके अंदर जितना भी अवयव रहेगा सारा इसमें रहेगा ही, हो सकता है एक्स्ट्रा भी रहे। जैसे यहाँ पर 5 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो इससे मतलब है, इसका सारा अवयव इसमें होना चाहिए, बस हमको यही देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं और फिर और अच्छे से हमको चैप्टर समझ में आएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान को भरना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, खाली जगह को भरना है ना। सबसे पहला टॉपिक आपको यही बताए थे, उपसमुच्चय है या फिर उपसमुच्चय नहीं है, इसको हमको भरना है। उपसमुच्चय रहेगा तो ये वाला चिन्ह का यूज करेंगे, उपसमुच्चय अगर नहीं रहेगा तो ये वाला चिन्ह का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 3 4, एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंदर 3 अवयव है, 2 3 4, और एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5। बोला गया है उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा। अब ये उपसमुच्चय है कि नहीं है, इसके लिए हमको क्या देखना है कि इसका सारा अवयव यानी कि 2 3 4 इसके अंदर है कि नहीं है। बिल्कुल है, इसके अंदर का अवयव इसके अंदर होना चाहिए, इस समुच्चय का सारा अवयव इस समुच्चय के अंदर होना चाहिए, तो हो जाएगा उपसमुच्चय। तो यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर भी है, 2 3 4 यहाँ पर भी है, तो ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में बात। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पर इसका सारा अवयव इसके अंदर होना चाहिए। अब इसमें तो ए है लेकिन इसमें तो ए है ही नहीं, इस समुच्चय का सारा अवयव इसमें नहीं है। बी तो है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, चलेगा, इतना तो चलेगा। लेकिन ए को भी तो होना चाहिए, इसमें सारा अवयव होना चाहिए था ना, इस समुच्चय का सारा अवयव इसमें होना चाहिए था, लेकिन ए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 3 में दिया हुआ है कि x जो है, x क्या है वो दिया हुआ है, आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है। x क्या है, आपके स्कूल का जो 11th क्लास का कक्षा है उसमें बहुत सारा स्टूडेंट होगा, उसमें कोई भी एक विद्यार्थी ले लेते हैं, वो है ना, जैसे हम ले लेते हैं मोहन। मोहन नाम का विद्यार्थी क्या है, 11th क्लास में पढ़ता है और वो आपके स्कूल का छात्र है। दूसरा समुच्चय क्या है, दूसरा समुच्चय है कि x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। x क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब जरा बताइए कि ये x क्या था, पहले x जो है इस समुच्चय के अंदर x क्या था, मोहन था जो 11th क्लास में पढ़ता था, और इसके अंदर x क्या है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब मोहन जो है वो तो उसी स्कूल में पढ़ता है ना, मोहन क्या है, उसी स्कूल में पढ़ता है, उसी विद्यालय का छात्र है, तो इसीलिए ये समुच्चय हो जाएगा, है ना, ये समुच्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर में। x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है ना, x क्या है, एक समतल में स्थित एक वृत्त है तो इसका त्रिज्या भी होगा, त्रिज्या मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है ना। x जो है समतल में स्थित एक वृत्त है और वृत्त का त्रिज्या हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है। दूसरा समुच्चय दिया हुआ है कि x एक समान समतल में, उसी समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी इकाई है, 1 इकाई है ना। जब इधर इकाई दिया हुआ रहे तो इधर भी हमको मान लेना है 5 इकाई है ना। क्या मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या 5 इकाई है। इस समुच्चय के अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 इकाई है, ऐसा हम मान लिए हैं। अब इस समुच्चय के अंदर भी एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 1 इकाई है ना, इकाई दिया हुआ है 1 इकाई है। तो अब बताना है समुच्चय होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे हो जाएगा, इसके अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 5 इकाई है और इसके अंदर जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 1 इकाई है, तो ये उपसमुच्चय नहीं होगा। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर में। बोला गया है x किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। x क्या है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज तो कोई भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है ना, विषमबाहु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा समुच्चय में किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब इसमें एक त्रिभुज है और इसमें एक आयत है ना, इसमें सारा त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, 3 भुजा वाला होगा, लेकिन इसमें 4 भुजा वाला है, सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 भुजा वाला आयत दिया है, लेकिन इसमें क्या दिया है, 3 भुजा वाला त्रिभुज दिया हुआ है, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये त्रिभुज इस सेट में तो है, इस समुच्चय में तो है, लेकिन इस समुच्चय में नहीं है। त्रिभुज इसमें है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ आयत है, इसमें त्रिभुज है, ये त्रिभुज इसमें होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आयत है, इसीलिए ये समुच्चय नहीं होगा, उपसमुच्चय ये नहीं होगा। क्लियर है। 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है x किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है ना, इसमें समबाहु त्रिभुज है, इसमें क्या है, समबाहु है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज है। इस समुच्चय में सिर्फ और सिर्फ समबाहु त्रिभुज है। और दूसरा समुच्चय के बारे में बोल रहा है x किसी समतल में एक त्रिभुज है ना। x क्या है, त्रिभुज है, क्या कौन सा हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, या फिर समद्विबाहु भी हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो क्या ये उपसमुच्चय होगा। अब इसमें तो सिर्फ समबाहु त्रिभुज है, समुच्चय A में समबाहु त्रिभुज है और समुच्चय B में क्या है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु तीनों त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज क्या इसमें है, बिल्कुल है, समबाहु त्रिभुज है। तो जब समबाहु त्रिभुज है तो ये उपसमुच्चय हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में दिया हुआ है
कि x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 इस तरह से जाएगा सम प्राकृत संख्या है। और x क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक कौन कौन सा संख्या हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2, 3, -3 है ना। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा और अनंत तक जाएगा, ये भी अनंत तक जाएगा। अब हमको बताना है क्या ये उसका उपसमुच्चय है? इसमें है 2, 4, 6, 8, इसमें आ रहा है 2, फिर यहाँ पर 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा, है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसका सारा अवयव इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसका सारा अवयव इसके अंदर आएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। हमको स्टेटमेंट पढ़ना, इसमें दिया हुआ है उपसमुच्चय है कि नहीं है वो दिया हुआ है, और इसको हमको क्या करना है? देख करके बताना है कि उपसमुच्चय है या नहीं है ना। उपसमुच्चय है या फिर नहीं है, सत्य है या नहीं है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है? पहला समुच्चय में a और b है और इसमें b c a है। तो a b यहाँ पर है, a इसमें भी है, b इसमें भी है, तो ये क्या है? सबसेट होना चाहिए था, उपसमुच्चय होना चाहिए था, बट यहाँ पर दिया है नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये उपसमुच्चय है, इस समुच्चय का सारा अवयव यानी कि a और b उसमें है, तो इसलिए ये उपसमुच्चय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया है नहीं है उपसमुच्चय, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ए ई उसके अंदर है कि नहीं है? बोला गया है एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो स्वर है तो क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ और यू हो जाएगा, है ना। यही स्वर होता है 5। तो अब बताइए ए ई जो है इसके अंदर है कि नहीं? बिल्कुल है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। सही बनाया है, तो इसलिए ये हो जाएगा सही। ठीक है, क्योंकि इसका सारा अवयव, दो ही तो अवयव है, इसका सारा अवयव इसके अंदर है, तो इसलिए ये उपसमुच्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का दिया है 1, 2, 3 उपसमुच्चय है 1, 3, 5 के। 1, 2, 3 जो है उपसमुच्चय है 1, 3, 5 के। अब देखते हैं है कि नहीं है। अब यहाँ पर दिया है एक इसमें भी है, एक इसमें भी है ना। दो इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है। जब नहीं है तो ये उपसमुच्चय क्या होगा? नहीं होगा। उपसमुच्चय जब नहीं होगा तो ये हो गया गलत। ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये तो पहले बोला था उपसमुच्चय होगा, बट ये उपसमुच्चय नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट दिया हुआ है चौथा में कि ये वाला जो है ए समुच्चय जो है वो सबसेट होगा कि नहीं होगा, है ना। होगा कि नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन पे चौथा नंबर दिया हुआ है कि ये जो समुच्चय है ए वो सबसेट होगा कि नहीं। अब जरा बताइए, इस समुच्चय के अंदर कौन सा अवयव है? ए है। क्या ये ए इस समुच्चय के अंदर है? ये ए जो है यहाँ पर है। इस समुच्चय का अवयव इस समुच्चय के अंदर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा ये। नेक्स्ट 5 नंबर में बढ़ते हैं। ये बोला गया है बिलोंग्स टू ए बी सी। बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ कि क्या ये जो है ये, अब इसमें बिलोंग्स टू वाला का कॉन्सेप्ट हम जरा बताते हैं। जैसे एक समुच्चय हुआ करता था 1, 2, 3, तो हम लोग क्या लिखते थे? एक बिलोंग्स टू ए, यानी कि अवयव ए में है, ये 2 अवयव ए में है, ये अवयव ए में नहीं है, इस तरह से लिखते थे। तो ये क्या हुआ? समुच्चय हो गया। ए क्या हुआ? समुच्चय हो गया, लेकिन ये उसके अंदर का अवयव हुआ, इसको हम समुच्चय के रूप में नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? ये समुच्चय के रूप में दिया है। बोला गया है ए समुच्चय इसमें है, तो ए समुच्चय इसमें नहीं है।
अगर इस तरह से रहता, इस तरह से अगर ये क्वेश्चन रहता तो ये क्या हो जाता, सत्य हो जाता कि ए अवयव जो है वो बिलोंग्स टू इस समुच्चय, इस समुच्चय में है ए अवयव, लेकिन बोला गया है ए समुच्चय इसमें है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 6 से कम सम प्राकृत संख्या तो 2 4 हो जाएगा, 6 से कम सम प्राकृत संख्या 2 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है x एक प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। x कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को कौन कौन विभाजित करती है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 10 11 12 भी हो जाएगा, उसके बाद 24 हो जाएगा, उसके बाद 36 हो जाएगा। तो ये सारा संख्या मतलब 36 का भाजक लिख देना है, जो जो संख्या से 36 कट रहा है उसको लिख लेना है इस समुच्चय में। और ये पहला समुच्चय क्या है, 6 से कम सम प्राकृत संख्या, तो 6 से कम लिए इसलिए 6 को नहीं लिखे हैं। तो क्या ये उपसमुच्चय होगा, यहाँ पर उपसमुच्चय का दिया हुआ है, उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा, 2 और 4 इसमें रहना चाहिए तभी उपसमुच्चय होगा। तो 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 2 4 यानी कि इस समुच्चय का अवयव इसके अंदर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ये कथन सत्य हो जाएगा। आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि a बराबर है दिया हुआ, a बराबर क्या है, 1 है, 2 है, और a के अंदर एक समुच्चय दिया हुआ है ना। a के अंदर ये क्या दिया है, एक समुच्चय दिया हुआ है जिसके अंदर एक और अवयव है, 3 और 4 2 अवयव है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, है ना। कथन कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो समुच्चय है 3 4, है ना, 3 4 जो समुच्चय है वो समुच्चय ए का उप समुच्चय है। तो 3 4 जो समुच्चय है ना। अब अगर मान के चलिए, है ना, इसको समझाने के लिए हम इसको यहाँ पर लिखते हैं इस तरीके से, है ना। अब इस 3 4 जो समुच्चय है, 3 4 को हम लोग एक x मान लेते हैं, है ना। 3 4 को क्या करते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। 3 4 क्या है, समुच्चय है, उस समुच्चय को हम x मान लिए, है ना। अब यहाँ पर बोला गया है कथन सत्य है कि नहीं है। अब जरा बताइए, इस पूरे को हम क्या माने हैं, इस पूरे को ब्रैकेट के साथ वाले को हम x माने हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं x सबसेट ऑफ a, x जो है a का उपसमुच्चय होगा। अब बताइए ये सही है, गलत है ना। कैसे गलत है, अगर वही यहाँ पर ब्रैकेट रहता, इस तरीके से रहता, है ना, तब ये सही हो जाता, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट देखें तो x जो है उपसमुच्चय है ही नहीं a का, क्योंकि x जो है समुच्चय ही नहीं है, इसको समुच्चय में लिखना चाहिए था, समुच्चय होता है ना, ये समुच्चय रहना चाहिए था, समुच्चय तो है नहीं। उसी तरीके से यहाँ पर देखें तो ये x जो है एक समुच्चय है, x क्या है, एक समुच्चय है, x समुच्चय जो है वो a का होगा, उपसमुच्चय बिल्कुल हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमको ये समझना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको हम इस तरह से समझेंगे, वो तो हम एग्जांपल लिए थे। यहाँ पर अगर देखें 3 4 उपसमुच्चय ए का है कि नहीं, 3 4 उपसमुच्चय नहीं होगा। ये सत्य कब होता, जब यहाँ पर एक और ब्रैकेट रहता, है ना। इसको समुच्चय होना जरूरी है, बट ये अभी समुच्चय नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। सेकंड नंबर में देखते हैं, सेकंड नंबर में क्या बोला गया है, 3 4 बिलोंग्स टू ए, है ना, सत्य हो जाएगा ये, क्योंकि ये 3 4 समुच्चय है ना, ये समुच्चय क्या ए के अंदर है, बिल्कुल है। 3 4 समुच्चय जो है ए के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया हुआ है ये जो 3 4 है समुच्चय, है ना, ये समुच्चय तो दिया हुआ है, ये इसका अवयव हो गया, ये इस समुच्चय का क्या हो गया, अवयव हो गया। अब अवयव को क्या किया है, एक समुच्चय बना दिया गया है, एक और ब्रैकेट दे दिया गया है, समुच्चय बना दिया गया, बोला गया है ये समुच्चय
क्या ए के अंदर है? बिल्कुल है। इस समुच्चय का एलिमेंट, इस समुच्चय का अवयव ए के अंदर होना चाहिए, इस समुच्चय का अवयव ए के अंदर होना चाहिए। तो है, यहां पर है ना, दिख रहा है। इस समुच्चय का अवयव क्या है? 3 4 है, और वो एक समुच्चय में है, तो ये वाला अवयव जो है इसके अंदर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? उपसमुच्चय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सत्य लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक बिलोंग्स टू ए, तो एक है ए में, बिल्कुल है। एक जो है ए समुच्चय के अंदर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ए जो है सबसेट होगा ए का? नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों होगा असत्य? क्योंकि एक जो है समुच्चय नहीं है। ये उपसमुच्चय कैसे हो सकता है? जब समुच्चय नहीं है तो उपसमुच्चय कैसे होगा? इसका समुच्चय होना जरूरी है। अगर इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देता तब ये सत्य हो जाता, क्योंकि अभी ये समुच्चय है, लेकिन अगर ब्रैकेट हटा देते हैं तो ये समुच्चय है ही नहीं, तो फिर उपसमुच्चय का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 के अंदर दिया है 1 2 5 एक समुच्चय के रूप में दिया है। क्या ये समुच्चय ए का होगा? अब ए बराबर क्या है? 1 है, 2 है ना, 3 है, 4 है, फिर ब्रैकेट दिया है, फिर 5 दिया है, ये दिया है। अब बोला गया ये उपसमुच्चय होगा कि नहीं, ये उपसमुच्चय होगा कि नहीं? उपसमुच्चय होने के लिए ये इसके अंदर होना चाहिए। 1 2 5 है, तो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। 1 2 5 इसके अंदर है, तो ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये समुच्चय दिया हुआ है, क्या ये समुच्चय ए के अंदर है? ये समुच्चय ए के अंदर है ही नहीं। 1 2 5 समुच्चय नहीं है। अगर इस तरह से रहता 1 2 5 क्या ए के अंदर है, तब सत्य हो जाता, लेकिन 1 2 5 को ये क्या बोल रहा है? समुच्चय बोल रहा है। तो ये पूरा समुच्चय ब्रैकेट के साथ क्या इसमें है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 1 2 3 समुच्चय। 1 2 3 समुच्चय ए के अंदर है। अब जरा बताइए कि ये सेट, ये समुच्चय जो है ए के अंदर होना चाहिए, है ना? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1 2 3 ये तीनों होना चाहिए ए के अंदर, तभी उपसमुच्चय होगा। अब क्या ये तीनों है ए के अंदर? 1 2 3, 1 है, 2 है, लेकिन 3 तो अंदर में है ना। 3 किसमें है? समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है, तो 3 एक तरह से अलग नहीं है, वो समुच्चय के अंदर है, तो इसलिए ये उसका अवयव नहीं होगा। ठीक है, ये इस समुच्चय का अवयव होगा, इस ए का अवयव नहीं होगा। ए का अवयव नहीं है। ए का अवयव कौन कौन है? 1 है, 2 है, 5 है, और ये समुच्चय है। 3 अवयव नहीं है ए का, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। फाइ को क्या बोला जाता है? रिक्त समुच्चय बोला जाता है। क्या रिक्त समुच्चय ए के अंदर है? ये खाली है ही नहीं, है ना। फाइ जो है रिक्त समुच्चय ए के अंदर है ही नहीं, खाली नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइ क्या उपसमुच्चय है ए का? तो एक बात आपको बता देते हैं, ये फाइ जो होता है वो सभी समुच्चय का, है ना। फाइ जो है वो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है ना। सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि फाइ को ब्रैकेट के अंदर लिखना जरूरी नहीं है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो फाइ जो है ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, ये सत्य हो गया। नेक्स्ट बोला गया है फाइ, अभी आपको बताए फाइ खुद में एक समुच्चय है। फाइ को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखना है, अगर हमको समुच्चय में लिखना है तो फाइ खुद एक समुच्चय है, ब्रैकेट में इसको लिखने का जरूरत नहीं होता है। तो क्या ये उपसमुच्चय है? तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखें। अब सबका उपसमुच्चय लिखना है, और उपसमुच्चय कितना हो सकता है? अगर इसका फॉर्मूला होता है उपसमुच्चय का संख्या, है ना, इसका फॉर्मूला होता है उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 पे पावर n, है ना। उपसमुच्चयों की संख्या, अगर कोई भी समुच्चय दिया रहेगा उसके अंदर अवयव है, इसमें कितना अवयव है? 1 अवयव है, तो n बराबर 1 हो गया।
यहाँ पर n बराबर 2 हो गया, यहाँ पर n बराबर 3 हो गया और यहाँ पर n बराबर 0 हो गया। n क्या है? उसके अंदर का अवयवों की संख्या है ना। यहाँ पर n कितना है, कितना अवयव है इसमें? एक अवयव है तो n बराबर 1 हो गया, 2 अवयव है तो n बराबर 2, 3 अवयव है तो n बराबर 3। फाय है, फाय रिक्त समुच्चय होता है, उसमें एक भी अवयव नहीं होता है, तो इसलिए n बराबर यहाँ पर 0 लिया गया है। ठीक है, अब उप समुच्चयों की संख्या अगर हमको बोलेगा तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 2 पे पावर n हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं कि टोटल कितना उप समुच्चय होगा। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो यहाँ पर उप समुच्चयों की संख्या है ना, पहला क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाएगा, उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 पे पावर n होता है। तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 है तो 2 पे पावर 1 का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। यानी कि कितना उप समुच्चय होगा? इसका सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकता है उप समुच्चय। ठीक है, क्या हो सकता है? 2 हो सकता है उप समुच्चय। तो उप समुच्चय लिखना है, क्या होगा उप समुच्चय? तो उप समुच्चय जो है एक फाय हो जाएगा, है ना। एक उप समुच्चय क्या हो जाएगा? फाय। फाय सब में लिखना है। फाय जो है अभी हम आपको बताए यहाँ पर कि फाय क्या होता है? सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। सभी जितना भी समुच्चय है सबका उप समुच्चय फाय होगा। तो फाय तो सब में लिखना है ना। तो यहाँ पर फाय लिख दिए, एक उप समुच्चय फाय हो गया और दूसरा उप समुच्चय क्या हो जाएगा? दूसरा उप समुच्चय ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि n बराबर 2 दिया था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चय का कितना संख्या हो जाएगा? 2 पे पावर 2 हो जाएगा। n के जगह पर क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। 2 पे पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी कि इसमें जो उप समुच्चयों की संख्या हो सकती है वो 4 हो सकती है। तो 4 कौन कौन सा हो जाएगा उप समुच्चय का संख्या? एक तो फाय हो जाएगा। ठीक है, फाय सब में लिखना है और ये खुद जो है वो भी सब में लिखना है। ये 2 तो सब में लिखना। ए हो जाएगा, है ना। ए उप समुच्चय हो जाएगा, होगा कि नहीं? इस समुच्चय, ये जो हम समुच्चय लिखे हैं इसका अवयव इसके अंदर है तो ये उप समुच्चय हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। ये जो हम समुच्चय लिखे हैं इसका अवयव इसके अंदर है तो उप समुच्चय हो जाएगा। दूसरा ये लिखते हैं ए बी। अब इस समुच्चय का अवयव ए और बी इसके अंदर है तो ये क्या हो जाएगा? उप समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 उप समुच्चय हम इसका लिख सकते हैं जो हमको समुच्चय दिया हुआ है। इसका हमको बताना 1 2 3 का, तो कितना हो जाएगा? n पे 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखेंगे? उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर 3 हो जाएगा। 2 पे पावर n होता है तो 2 पे पावर 3 डाल देंगे, क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 3 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया? 8 हो गया। यानी कि इसमें 8 उप समुच्चय हो सकता है। कौन कौन सा हो जाएगा? एक तो फाय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा 1 लिख दिए। तीसरा हो जाएगा 2 लिख दिए। चौथा हो जाएगा 3 लिख दिए। तो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए। अब 1 2 लिखेंगे और 2 3 लिखेंगे, है ना। 1 2 लिख देंगे, उसके बाद 2 3 लिखेंगे। ठीक है, 1 2 भी हो गया, 2 3 भी हो गया। अब 1 3 लिख देंगे। 1 3 लिख देते हैं, 1 3 हो गया। और एक टोटल, है ना, 1 2 3 को लिख देना है ब्रैकेट में। 1 2 3 1 2 3 को लिख देंगे। ठीक है, अब काउंट करते हैं। क्या 8 उप समुच्चय हो गया? 8 उप समुच्चय होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है ना। तो इसका हम लोग 8 उप समुच्चय लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर का फाय, इसका उप समुच्चय लिखना है। n के बराबर, n के जगह पर क्या दे देंगे? 0। तो सबसे पहले इसका उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं। उप समुच्चयों की संख्या 2 पे पावर क्या हो जाएगा? 0। 2 पे पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अगर किसी भी संख्या पे पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 लेना है। तो 2 पे पावर 0 1 हो गया। इसका उप समुच्चय 1 हो सकता है और फाय एक ऐसा समुच्चय है जिसका उप समुच्चय वो खुद होता है, फाय ही होगा, 1 ही होगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा? उप समुच्चय होगा। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब अंतराल के रूप में आपको बता चुके हैं किस तरह से लिखा जाता है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो x
बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, x जो है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अब अंतराल के रूप में लिखे तो हम आपको बताए थे कि बराबर का चिन्ह जिधर रहे उधर बड़ी ब्रैकेट, और बराबर का चिन्ह अगर नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, है ना। अब -4 यहाँ पर और 6 यहाँ पर हो गया अंतराल के रूप में लिखा हुआ। क्या है इसमें, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट, इधर -12 है -12 लिख दिए, इधर -10 है -10 लिख दिए, हो गया। बराबर का चिन्ह नहीं है तो छोटी ब्रैकेट से ही काम चला लेंगे, बराबर का चिन्ह रहता तो बड़ी ब्रैकेट डाल देते। इसको बनाते हैं, यहाँ पर बराबर का चिन्ह दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। इधर बराबर का चिन्ह नहीं है तो 7 दे करके छोटी ब्रैकेट कर दिए। दोनों तरफ बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट देना पड़ेगा। इधर 3 है तो 3 दे दिए, कोमा दे देंगे। 4 है तो यहाँ पर 4 दे दिए, और दोनों तरफ बराबर का चिन्ह है तो दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट डाल दिए। कोई दिक्कत आ गया समझ में? तो इस तरह से हम अंतराल रूप में लिखते हैं, बहुत आसान है। अब इसी का उल्टा क्वेश्चन, अब यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ था, इसको अंतराल के रूप में लिखना था। अब हमको अंतराल के रूप में दिया हुआ है और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लेना है एक तरह से कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x लिखेंगे, फिर कॉलन डालेंगे, फिर x डालेंगे। अब x क्या है, रियल नंबर है तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू r, है ना, x बिलोंग्स टू r, सब में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू r, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कोमा दे दिया जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ स्मॉल छोटी वाली ब्रैकेट है, छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ है, इसका मतलब क्या हुआ, बराबर का चिन्ह नहीं देना। तो जब बराबर का चिन्ह नहीं देना है तो -3 डाल दिए, यहाँ पर x डाल दिए और ये छोटा का चिन्ह डाल दिए, ठीक है। और इधर क्या डाल देना है, 0 डाल देना है, बस हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर छोटी कोष्ठ है, छोटी कोष्ठ है तो बराबर का चिन्ह नहीं डालेंगे। उसके बाद अब इसको हमको लिखना है, दोनों तरफ बड़ी कोष्ठ है तो सबसे पहले ये लिख दिए x कोलन x, है ना, बिलोंग्स टू r, रियल नंबर बिलोंग्स करता है। उसके बाद दोनों तरफ बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है तो पहले 6 लिखना है, यहाँ पर 6 है। उसके बाद यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे देना है, फिर x दे देना है और फिर बराबर का चिन्ह दे देना है, और इधर 12 है तो इधर 12 लिख देना है, हो गया ये, है ना। इसको इसी तरह से बनाना है। क्लियर है बात, आया बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर छोटी ब्रैकेट, इधर बड़ी ब्रैकेट, तो इसका बनाते हैं x कोलन x बिलोंग्स टू r, इतना तो सब में लिखना है ना। अब इधर छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है 6 है और 12 है तो यहाँ पर 6 दे दिए, छोटी ब्रैकेट है तो इधर हमको बराबर का चिन्ह नहीं देना है। बड़ी ब्रैकेट इधर है इस साइड तो उधर हमको बराबर का चिन्ह देना है, इधर हमको बराबर का चिन्ह दे देना है क्योंकि यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है। क्लियर है, आया समझ में? इधर बढ़ते हैं, इधर बड़ी ब्रैकेट है तो सबसे पहले ये लिख देंगे x कोलन x बिलोंग्स टू r कोमा, इतना तो सब में लिखना है, सब में लिख रहे हैं ना। इधर भी था ना लिखा हुआ, इधर भी सेम लिखा हुआ था ना, तो ये तो सब में लिखना है। अब यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है तो क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले तो -23 लिखेंगे, -23, और बड़ी ब्रैकेट है तो बराबर का चिन्ह भी डाल देंगे। उसके बाद लिखना है x, और फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, छोटी ब्रैकेट है तो इसलिए यहाँ पर ये ब्रैकेट डालना है, और फिर है 5 तो लास्ट में 5 लिख देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, बस हो गया। कितना आसान था ये, एकदम आसान था, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समुच्चय निर्माण रूप में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरह से लिखा जाता है अगर अंतराल के रूप में दिया रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। हमको सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है तो समकोण त्रिभुज का समुच्चय है ना, समकोण त्रिभुज का समुच्चय है। हमको U समुच्चय एक ऐसा लिखना है, सार्वत्रिक समुच्चय आपको बताए थे यूनिवर्सल सेट के बारे में, U यानी कि ये जो सेट है जिसमें समकोण त्रिभुज है सिर्फ, है ना। पहला सेट में क्या है, पहला समुच्चय में क्या है, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज है। हमको एक U ऐसा लिखना है, समुच्चय ऐसा लिखना है जो ये उपसमुच्चय हो जाए, ये क्या हो जाए, उपसमुच्चय हो जाए U का। तो हम क्या लिखेंगे U में, ये जो है सभी त्रिभुजों का, सभी प्रकार के त्रिभुजों का, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, है ना।
यू क्या लिखेंगे, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समूह, जितना त्रिभुज है दुनिया में सब है यू में, और इसमें सिर्फ क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा इसका। हो गया, बात खत्म। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ये भी सेम है। अब चाहे समकोण त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो वही, तो इसमें भी u बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें भी वही हो जाएगा, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, है ना। ये अगर हम लिख दिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जितना त्रिभुज है दुनिया में, जितने प्रकार का त्रिभुज है, सब त्रिभुज यू में आ गया। इसमें क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय है, समद्विबाहु है त्रिभुज, इसमें सिर्फ और सिर्फ समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें सब है, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु सब है, तीनों है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इसके लिए हम यू इस तरह से लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए यू इस तरह से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, आ गया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है, समुच्चय ए दिया है, बी दिया है, सी दिया हुआ है। समुच्चय ए बी सी दिया हुआ है, इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है, एक चुनना है हमको इसमें, तो कौन सा लिया जा सकता है। तो ए सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब क्या हुआ, ये जो ए बी सी दिया है, इसका सारा अवयव यहां पर जितना दिख रहा है, ये सारा अवयव होना चाहिए यू में, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो 1 3 5 इसमें है, 2 4 6 है, इसमें 0 भी है, 2 4 6 भी है, 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि 8 को भी होना चाहिए था, इसमें 8 नहीं है, नहीं होगा, सिंपल सी बात है। 5 है तो ये तो खाली है, ये तो होवे नहीं करेगा, क्योंकि यू में तो ये सारा अवयव होना चाहिए था, 5 तो खाली है, तो ये होगा ही नहीं। 3 में देखते हैं, 3 में क्या है, अब इसमें ये सारा था, लेकिन इसमें 8 नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। हम इसमें देखेंगे 8 है कि नहीं, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा यू, यही हमारा यू है ना। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, देख लीजिए। 1 3 5 है, 1 3 5, 2 4 6, उसके बाद है 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ठीक है। सारा का सारा एबीसी समुच्चय के सारे अवयव इसके अंदर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। ये तीनों उपसमुच्चय हो जाएगा यू का, तो यही इसका सही आंसर होगा। इसके अंदर 0 नहीं है, नहीं तो ये भी हो जाता, है ना। 0 है लेकिन इसके अंदर 0 नहीं है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो सी नंबर इसका जो है, 3 नंबर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो यहीं पे ये खत्म हो गया, ये वाला एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज था। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो 1.4 एक्सरसाइज का आएगा, बहुत जल्द आएगा, और सप्ताह में एक दिन जो है एक पार्ट जो है हम देने का कोशिश करते हैं, और पूरा 11th मैथ जो है वो इसी प्रकार से आएगा।